हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे सिस्टम अप्रोच। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके बाद हमने पढ़ी मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और आज हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच, जो कि पहली अप्रोच है मॉडर्न जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो सिस्टम अप्रोच वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही पॉइंट फॉर्म में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम 2-3 मिनट में जो है कंप्लीट कीवर्ड रिवीजन्स करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से हमें पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड हमने मिस नहीं करने हैं। सो कंप्लीट आंसर लिखने में हेल्पफुल होगा। सो हम आज पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच सो फर्स्ट क्या है, इसको हम जैसे हम इसको इनका निक नेम जैसे होता है, तो उसको हम इनपुट आउटपुट अप्रोच भी कहते हैं। इनपुट आउटपुट अप्रोच। इनपुट आउटपुट कैसे कि हम कहते हैं कि कुछ इनपुट जाएगा कुछ आउटपुट आएगा, इसका क्या डायग्राम भी आएगा, उसके आपको पता चलेगा कि इनपुट आउटपुट अप्रोच इसको क्यों कहते हैं। दूसरा कौन इनके साथ रिलेटेड है, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन जी है जो इसके साथ सिस्टम अप्रोच के साथ रिलेटेड है। तो अगर पूछा जाए तो कौन इसके साथ रिलेटेड है, तो डेविड ईस्टन इनके साथ रिलेटेड है। डेविड ईस्टन जी, तो कभी भी इसका क्वेश्चन आए सिस्टम अप्रोच का, मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो डेविड ईस्टन जी को कभी मत भूलिए। सो ये कहते हैं, ये बुक लिखते हैं, बुक कौन सी है, अ सिस्टम एनालिसिस। अ सिस्टम एनालिसिस किस ईयर में लिखी थी, 1965 में, जब इंडो पाक वॉर हुई थी, तब उस ईयर में सिस्टम अप्रोच की बुक आई है, तब सिस्टम अप्रोच आई है, याद रखना 1965 अ सिस्टम अप्रोच जो है बुक है। बुक का नाम है, जो किसने लिखी है, डेविड ईस्टन ने लिखी है। और ये पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम, ये स्टडी कैसे करते हैं, पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम, पॉलिटिक्स को एज अ सिस्टम स्टडी करेंगे, इनका मोटो है। सो ये याद रखना कि ये सिस्टम को नैरो व्यू नहीं, एज ए सिस्टमैटिक व्यू लेंगे कि ये पॉलिटिक्स है जो सिस्टम की तरह होता है, उसमें कई एलिमेंट्स होते हैं, वो जो है उसमें इंटरेक्ट करते हैं। अब ये इंस्पायर्ड कैसे हुआ, कहाँ से इंस्पायर हुआ है ये ना प्योर साइंस से इंस्पायर हुआ है। प्योर साइंस के दो, एक तो है टालकोट, दूसरा है लुडविग। ये दो जो है ना प्योर साइंस के जो स्कॉलर हैं या साइंटिस्ट हैं, उनने थ्योरी दी थी, टालकोट ने थ्योरी दी थी और लुडविग ने थ्योरी थी जर्नल सिस्टम थ्योरी। वो सिस्टम को देखते थे, ह्यूमन बॉडी को एज ए सिस्टम देखते थे। तो ये वहाँ से इंस्पायर हुआ है जो सिस्टम अप्रोच है डेविड ईस्टन की। अब इसका डायग्राम डालेंगे हम कैसे, कि ये कहते हैं एक सिस्टम है ये वाला, इसमें एक बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, और इसके सिस्टम के कई चीज इसको इन्फ्लुएंस करती है जो इन्वायरमेंट बाउंड्री के अंदर है। ये जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर है वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो एक सिस्टम है, यहाँ से इनपुट जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट आएंगे। एक बाउंड्री है, बाउंड्री वाल की जो अंदर है चीजें वो इसको इन्फ्लुएंस करती है, इस पे असर पड़ता है। जो बाहर है उसका इन पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बाउंड्री वॉर है, यहाँ से जो बाहर है उनका कोई असर नहीं है, जो अंदर है उनका असर है। और ये सिस्टम कई कंपोनेंट्स का बना हुआ है, ये जो कई एलिमेंट्स का बना हुआ है, जो पैटर्न इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं। तो हमने देखा एक बेसिक आगे डायग्राम इसकी हम शुरू में डाल देंगे, जो छोटी सी डायग्राम है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, हम कंपोनेंट्स हमने देखा ही कि ये तो बाउंड्री वॉल है, ये सिस्टम आ गया, ये इनपुट आ गया यहाँ पे, और इस तरफ वहाँ पे आ गया आउटपुट, ये आ गए एलिमेंट्स जो असर कर रहे हैं, ये सारा आ गया, अंदर आ गया इन्वायरमेंट, और ये बाहर आ गया जो नॉट कंसर्न, जो उस पर असर नहीं डालता। तो सिस्टम आ गया, सेट ऑफ एलिमेंट्स आ गई, सिस्टम भी कई चीज़ों का बना हुआ है और कई चीज़ें उस पर असर डाल रही हैं। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है, एक फीडबैक लूप भी होगा जो उसको मेंटेन करेगा, और बाउंड्री और इन्वायरमेंट, ये इसके कंपोनेंट्स आ गई। 6 पॉइंट में क्या है, डायग्राम डालना है कंपोनेंट कि सिस्टम का व्यू कैसे लिया उन्होंने। अब हम देखेंगे यूनिक फीचर्स क्या है इसके। ये पॉलिटिकल स्टेट को एज ए पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेट एज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब
यो जो ट्रेडिशनल थे ना, वो स्टेट को क्या मानते थे? डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन। जैसे कार्ल मार्क्स देखें या स्टीवन ल्यूक्स देखें, तो वो कहते हैं कि पावर किस में वेस्टेड है? स्टेट में। स्टेट क्या है? डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन जो पॉलिसीज बनाता है। लेकिन ये कहेंगे स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम। ये स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पे दूसरों एलिमेंट्स का भी असर है। सो ये डिसीजन अकेला नहीं ले रहा है, ये क्या कर रहा है? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू ये कर रहा है, इसका मेन कारण है। नॉट ओनली इन डिसीजन मेकिंग, ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज कर रहा है। सो स्टेट क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। सेकंड, ये सेल्फ परपेचुएटिंग होता है। सेल्फ परपेचुएटिंग मीन्स ये बैलेंस करता है अपने आप को फीडबैक लूप से। जैसे कोई स्टेट है, जैसे ये स्टेट है, इसने कोई लॉ बनाया। अब लॉ बनाया, इसको हो गई ओपोजिशन, सोसाइटी ने इसको अपोज कर दिया, जुडिशल ने इसको अपोज कर दिया, मीडिया ने इसको क्रिटिसिज्म कर दिया, या जो है ये पार्लियामेंट ने इसको रिवोक कर दिया। तो ये क्या हुआ? स्टेट। ये सारा जो है लाइक सोसाइटी का भी एक कॉम्पोनेंट है, जुडिशरी का भी है, मीडिया का भी है नरेटिव सेटिंग में, पार्लियामेंट का भी है। पार्लियामेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, उसको रिपील कर दिया। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम का है कि ये स्टेट सिर्फ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, स्टेट का सिस्टम जो सारा है वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज का काम रोल प्ले करता है। अब इसकी अथॉरिटी होती है इसके पास, सिस्टम के पास अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज मींस वैल्यूज। अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि इनकी चीज़ें बाइंडिंग है, इनकी चीज़ें हैं बाइंडिंग दूसरों के ऊपर। और ये मशीन क्यों है? क्योंकि ये इनपुट लेती है, आउटपुट देती है। सो इनपुट आउटपुट, ये बाउंड्री हो गई, ये अंदर एनवायरनमेंट हो गया, बाहर का कोई कंसर्न नहीं है। तो ये हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है। अब हम मेन जो डायग्राम है इसकी वो बनाते हैं, जो मेन डायग्राम है ये हम डायग्राम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका रेलेवेंस नहीं रहेगी। अब हम करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे है। ये है पॉलिटिकल सिस्टम, इनपुट आई, आउटपुट गई। अब इनपुट जो आई वो दो तरीके की इनपुट है। इनपुट जो डिमांड्स है, कुछ डिमांड्स करते हैं इनसे, जैसे डिमांड्स हो गई, या कुछ सप्लाई होती है इनको। डिमांड सप्लाई कैसे? एक डिमांड्स है एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक वेलफेयर स्टेट है तो स्टेट को के ऊपर जिम्मेवारी है कि वो एलोकेट करे गुड्स और सर्विसेज को। या यहाँ पे आ गया एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एलोकेशन हो गया, हम एलोकेशन लिख लेते हैं। सो पहली डिमांड क्या है कि स्टेट एलोकेट करे हम गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे लिबर्टी कितनी है, हमारा राइट्स डिफाइन करे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन करे लॉज के द्वारा। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर रेगुलेट करे। जैसे थॉमस हॉब्स ने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, तो देखा हमने। सो बिहेवियर को रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टेट विल रेगुलेट कैसे करेगी? लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करेगी, बिहेवियर को रेगुलेट करेगी। तीसरी डिमांड क्या होती है? पार्टिसिपेशन में, पार्टिसिपेट। जैसे हम सभी को पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, हम सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें, हम सभी वोट्स डाल सकें, हमारे पास राइट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया। तो सारे ये जो है ये सभी आते हैं किसमें? जो डिमांड है, डिमांड्स में आता है पार्टिसिपेशन का भी, हमें पार्टिसिपेट। और कम्युनिकेशन क्या है कि स्टेट क्या कर रही है, क्या पॉलिसी बना रही है, तो लोगों को होता है कि हमें भी पता हो कि क्या पॉलिसी है, क्या लॉ बनने जा रहे हैं, जो सो बेसिक कम्युनिकेशन। ये तो डिमांड्स होती है सिस्टम से। अब होगी सप्लाई दो तीन टाइप की। हम एग्जाम्पल है तो अगर टैक्स दे रहे हैं लोग तो इनपुट सही जा रहा है सिस्टम में, टैक्स दे रहे हैं, पेइंग टैक्सेस, और लॉज को ओबे कर रहे हैं कि लॉज को फॉलो कर रहे हैं लोग। सो मीन्स बेसिकली स्टेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टेट को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट में। अगर कोई स्टेट फंक्शन करती है कोई भी चीज़ को, लाइक स्टेट लॉ लेके आई, सिटीजन चार्टर लेके आई तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आई तो आरटी डाल रहे हैं लोग। और गवर्नमेंट कोई भी नेशनल इवेंट कराती है तो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ग्राम सभा की मीटिंग्स हो रही हैं, पार्लियामेंट के डिबेट्स को सुना जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो रही है, ये सप्लाई हो रही है बेसिकली।
सो अथॉरिटी को एक्सेप्ट हो रही है, कोई अगर अथॉरिटी लॉ बनाती है तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसे नहीं कि वो ऊपर से ही आ रहा है. सो स्टेट इज अथॉरिटेटिव, इट्स डिक्टेट्स आर मीन्स वैल्यूड. अब यहाँ पे आउटपुट होता है, आउटपुट सिस्टम का आउटपुट क्या है? डिसीजंस हो गए स्टेट के, पॉलिसीज हो गई, ठीक है. स्टेट पॉलिसीज बनाती है, लॉ मेकिंग करती है, स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, लॉ को एडजुडिकेट करती है. तो ये जो है सारा सिस्टम करती है. तो ये सिस्टम, political system, in system approach, this is our output, this is our input, demand and supply, and what they do, simple. और ये हो गया बेसिक कोर इस सिस्टम अप्रोच का. अब हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस. हम इसको इरेज कर देते हैं. अब आगे है पॉइंट नंबर 9. हम ये मेन डायग्राम डालेंगे पॉइंट नंबर 10 में, और हम पॉइंट नंबर 10 में देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिस्टम अप्रोच का सिग्निफिकेंस. तो एरिस यंग है, एक एरिस यंग नाम की लेडी है, पॉलिटिकल थिंकर है, एरिस यंग. वो कहती है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बताती है एरिस यंग, क्योंकि ट्रेडिशनल से कंपेयर कर रहे थे इनको. अब ट्रेडिशनल से कंपेयर करें तो बहुत मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होगी ही होगी, इसमें सिग्निफिकेंस ये होगा. अब क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, वेरियस एलिमेंट्स को इन्होंने देखा है कि पॉलिटिक को प्रोसेस बनाया है इन्होंने, कि कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रोसेस बनाया. अब इसका देखेंगे हम क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म दो तीन तरह के, ट्रेडिशनलिस्ट क्रिटिसिज्म करेंगे, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म करेंगे. अब जो ट्रेडिशनल कहेंगे कि कॉस्मेटिक चेंजेस है इसमें, कॉस्मेटिक चेंजेस, ये कॉस्मेटिक चेंजेस है, कुछ ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी मोटी चेंजेस की है उन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि हमने नई अप्रोच ले आई. वही है जो सिस्टम है कि उसको बस क्लब कर दिया. और अननेसेसरी उन्होंने अननेसेसरी टर्म्स ले आए, अननेसेसरी टेक्निकल टर्म्स ले आए, और ये प्योर साइंस बनाना चाहते हैं इसको. मार्क्सिस्ट क्या करेंगे कि ये कोल्ड वॉर का दौर है, कोल्ड वॉर चल रहा था, ये कहेंगे ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, आइडियोलॉजिकल वॉर है, और ये हेजेमनी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी, कि हमारा बेस्ट है. और ये रेवोल्यूशन को तो देखते नहीं कि रेवोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं करते, ना प्रोटेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ना कोलैप्स को चेंज करते हैं. अब एग्जाम्पल दें तो बांग्लादेश क्राइसिस जो हुआ है वहाँ ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, ना ये म्यांमार क्राइसिस एक्सप्लेन कर पाएगा. सो ये तो ये अब सिस्टम टूटता है या एक रेवोल्यूशन होता है उसको तो एक्सप्लेन ही करते हैं. तो वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट है ये, एक स्टेटस कोइस्ट है, कोई रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट को नहीं एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिस को नहीं एक्सप्लेन करते हैं, और जस्टिस इनका कंसर्न ही नहीं है. तो ये जो कहेंगे कि ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है. लेकिन हम सिग्निफिकेंस देखें तो सिग्निफिकेंस तो है. क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, बॉटमलेस और बॉर्डरलेस सी, और कोई भी एक अप्रोच यहाँ पे मीन्स पूरा कंप्लीट पिक्चर डिफाइन नहीं कर सकती. सो सिस्टम अप्रोच एक इरेलेवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं दूसरी अप्रोचेस के साथ, और हमें वैल्यूएबल इनपुट्स देती हैं. तो हमने ये देखा कि कैसे सिस्टम अप्रोच इनपुट आउटपुट मॉडल है, कि इन्होंने दी थी, डेविड ईस्टन ने दी थी. कौन सी बुक थी? सिस्टम एनालिसिस, 1965 में आई थी. ये क्या, इनका मेन कोर क्या है? पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम. ये क्या किन से ये इंस्पायर हुए हैं, किससे ये प्रभावित हुए हैं? प्योर साइंस वालों से. और इनके कंपोनेंट्स क्या हैं? हमने देखा डिमांड, सप्लाई, डिसीजंस, पॉलिसीज, आउटपुट्स और सिस्टम. फिर हमने देखा कि बाउंड्री होती है, जो सिस्टम के अंदर है वो एक एनवायरनमेंट होता है, और जो भी चीज़ अंदर पड़ी है वो इफेक्ट करेगी, जो बाहर है वो उस सिस्टम का कंसर्न ही नहीं है. लाइक अगर हमारे कंट्री में क्या रहा है, और कोको आइलैंड्स में क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स को कोई प्रभावित नहीं करेगी. और अंटार्कटिका में कोई आइलैंड में एस्किमो रह रहे हैं, वो हमारे सिस्टम के बाउंड्री से बाहर हैं. लेकिन हाँ, लक्षद्वीप में जो अंडमान पे रह रहे हैं वो हमारे सिस्टम के जो है अंदर है. सो हमने देखा कि ये पॉलिटिकल स्टेट को पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं. ये कहते हैं कि स्टेट सिर्फ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, उसका मीनिंग है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़.
और आगे हमने देखा कि ये कहते हैं कि सिस्टम वो जो है ना सिस्टम वो सेल्फ परपेचुएटिंग है, वो फीडबैक लूप के साथ अपने आप को रेनोवेट करता है, आपको अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखता है। और ये कहते हैं कि जो सिस्टम है वो बाइंडिंग है, क्योंकि दैट्स वाई इट्स अथॉरिटेटिव, सॉरी नॉट अथॉरिटेरियन। और हमने उसके बाद डायग्राम एक्सप्लेन की थी, आप डायग्राम उसको बना देना देख के, और जो मीन्स डायग्राम को वहाँ यहाँ पे आ जाएगी। और 10th में हमने देखा कि सिग्निफिकेंस में एक वर्ड याद रखना, एरिस यंग, वो कहते हैं कि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव तो है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल्स के कंपैरेटिवली बहुत कुछ इनोवेट करता है। और इसका क्रिटिसिज्म वही ट्रेडिशनल्स ने किया कि ये कॉस्मेटिक चेंज लेके आया है, और वो कहते हैं अननेसेसरी वोकेबलरी, टेक्निकल वोकेबलरी लेके आया है। वेरस जो है मार्क्सिस्ट है, वो कहते हैं ये कोल्ड वॉर का दौर है, ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, ये वैसे भी ये रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करता, ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, ये अपनी वेस्टर्न हेजेमनी को बढ़ाना चाहते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट हो। और लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे 12th नंबर पॉइंट पे। कंक्लूजन क्या है कि पॉलिटिक्स इज अ बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी, कोई भी एक अप्रोच सफिशिएंट नहीं है, तो सभी अप्रोचेस को हमने यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमने आज देखा सिस्टम अप्रोच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप मीन्स मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।